हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 26 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर आपका है सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 के बारे में दोस्तों। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ये जानना है दोस्तों कि सीओपी होता क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है। और जो आर्टिकल है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है जो उसके मतलब टारगेट्स थे, जो एनर्जी एफिशिएंसी के टारगेट्स थे उसको इन्हेंस करने का प्लानिंग कर रहा है कि मतलब आने वाले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब जो 30वीं होगी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, उसमें वो सोच रहा है अपने टारगेट्स को बढ़ाने के लिए। तो बस इतनी सी बात है इसमें। अब मेन हम लोग को जानना है कि सीओपी होता क्या दोस्तों। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप ये मत समझ लीजिए कि मतलब सिर्फ ये ट्रिपल सी का ही होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत सारा के कन्वेंशन होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक तरह से मतलब लीडिंग मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। पर्टिकुलर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी हो जाए या फिर कन्वेंशन, दोनों मतलब सेम ही चीज़ है, ठीक है। इन्हीं को मतलब देखरेख के लिए इनके मतलब जो टारगेट्स हैं उनको अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नए टारगेट्स बनाने के लिए, नई पॉलिसी बनाने के लिए इस मीटिंग को किया जाता है, ठीक है। एक तरह की मीटिंग है। अब एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसी का ही ये COP30 होने वाला है नवंबर 2025 में। उसके अलावा बेसल कन्वेंशन हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किया क्या जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन मतलब सोचे जाते हैं मीटिंग्स को, उसका मतलब जो टारगेट निर्धारित किए जाते हैं वो कितने इंप्लीमेंट हुए हैं उसका रिव्यू किया जाता है। उसके बाद उस जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पर मतलब डिस्कशन होता है, ठीक है। और उसके अलावा नए गोल्स बनाए जाते हैं, नई पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो नेशन जिन्होंने रेटिफाइड कर रखा है मतलब इस पर्टिकुलर ट्रीटी या कन्वेंशन को, उनके द्वारा। अब रेटिफिकेशन और साइन करना दोनों अलग अलग चीज़। साइन मतलब हाँ हम चाहते हैं कि मतलब हाँ मतलब हम लोग मान रहे हैं कि मतलब हम इसको फॉलो करेंगे, पर रेटिफिकेशन मतलब आपने एक फॉर्मली मतलब दे दिया आपने कि हाँ हम लीगली अब इसके लिए बाइंडिंग है, हम इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो ये जो मीटिंग होती है जो रेटिफाइड नेशन होते हैं जिन्होंने मतलब इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था उनके द्वारा की जाती है, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैच द फॉलोइंग हो गया या वनडे एग्जाम हो गया या यूपीएससी हो गया या पीसीएस के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन क्या है दोस्तों, जैसे जो हजार्डस वेस्ट होते हैं दोस्तों, है ना, उसका मतलब एक मतलब कंट्री से दूसरी कंट्री में मतलब कंट्रोल मतलब जो मतलब मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए और मतलब जो उसका डिस्पोजल है उसको कंट्रोल करने के लिए इस ट्रीटी को या फिर इस कन्वेंशन को लाया गया था। तो ये इफेक्टिव कब से है, 1992 से इफेक्टिव है। और ध्यान रखना दोस्तों बेसल कन्वेंशन रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं मतलब करता है, मतलब ये उसके स्कोप में है ही नहीं रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डिसाइड करती है इसके कंट्रोल को, मतलब वो ये इसके स्कोप में, ठीक है। और मेनली क्या कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर, तो जो डेवलप नेशन है अपना कचरा किसी कम डेवलप नेशन में ना गिरा दे उसको मेनली कंट्रोल करता है। और बेसल यहाँ पे जो वर्ड है ये दोस्तों एक जगह है जहाँ पे कन्वेंशन हुआ आया था, मतलब साइन किया गया था, और ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है आपका दोस्तों CWC। CWC क्या है दोस्तों, ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, मतलब जो केमिकल वाले होते हैं, ठीक है। अब इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो ये OPCW है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। मतलब कोई भी मतलब कंट्री एक दूसरे की कंट्री में मतलब केमिकल वेपन्स का यूज़ ना करे, क्योंकि उसमें क्या है दोस्तों ना ह्यूमन काइंड का बहुत नुकसान होता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा केमिकल डाल दिए जिसमें मतलब जलन हो रही है या फिर मतलब आदमी का स्किन बर्न हो जाए, तो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होनी है, ठीक है। मतलब ऊपर से छिड़काव कर दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया था। और ये जो OPCW है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये मतलब इसका हेडक्वार्टर जो हैग में है, नीदरलैंड के, ठीक है। उसके बाद तीसरा कन्वेंशन ध्यान रखिए, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। माइग्रेटरी मतलब अब होता है दोस्तों, जैसे कि कोई एक तो मतलब कोई अगर कुछ किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ये वाली मान लीजिए वन एक प्रजाति है, ये यहीं पे मतलब ओरिजिनली फाउंड हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ की एंडेमिक हो गई, ठीक। और अगर ये किसी और कंट्री में जाके यही वन जो है दूसरी कंट्री में कुछ समय के लिए चला जाए तो ये इसके लिए माइग्रेटरी हो गया है। आप समझ दोस्तों ना, माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इसमें क्या है कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उनके कंजर्वेशन के लिए ये काम करता है कन्वेंशन, ठीक है। इसको CMS भी कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिए। उसके बाद ये चौथा आपका आ जाता है साइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शेड्यूल भी निर्धारित करता है, ठीक है। अपेंडिक्स, ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब जानवर और पौधों जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके लिए डील करता है कि उनका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब किसी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन में ही उनका ट्रेड होगा, वैसे तो उसको निष्कासित करता है, मतलब रोकता है, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कब से, तो 1975 से ये इफेक्टिव है दोस्तों। और इसी को दोस्तों ध्यान रखना, साइट्स को कहा जाता है वाशिंगटन कन्वेंशन, क्योंकि वाशिंगटन में इसको साइन हुआ था, ठीक।
उसके बाद आता है ये है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब बस इतना जान लीजिए, जो ग्रीन हाउस गैस है ना, या फिर आप समझ लीजिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए इस प्रोटोकॉल को या फिर इस कन्वेंशन या इस ट्रीटी को लाया गया था। ये 2005 से इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद अब फिर मतलब एफ आ जाता है आपका मिनामाता कन्वेंशन ऑफ मर्करी। ये मर्करी से होने वाले जो नुकसान होते हैं शरीर पे ना, उसके लिए मतलब इस कन्वेंशन लाया गया कि इसका मिनिमम यूज़ हो, मिनिमम मतलब एक्सपोजर हो ह्यूमन काइंड से, इसके लिए ये लाया गया, ठीक है। और 2017 से इफेक्टिव है। और ये जो मिनीमाता है दोस्तों ना, ये पहला जो मतलब डिसीज़ ये जो आया था, तो ये पहली मतलब इसी जगह पे मतलब आकर हुआ था, मर्करी से होने वाली जो डिसीज़ है, तो जापान में है ये जगह, इसीलिए इसका नाम मिनीमाता कन्वेंशन ऑफ मर्करी है, ठीक है। उसके बाद जी है आपका रामसर कन्वेंशन, तो आप जान ही रहे हो, जो भी मतलब वेटलैंड है उनको कंजर्व करने के लिए। ये 1971 में ईरान में मतलब कन्वेंशन आया था, साइन हुआ था, और 1975 से इफेक्टिव है। रामसर साइट नहीं डिसाइड करते, वही वाला है दोस्तों ये। उसके बाद आ गया एच आपका रॉटरडैम कन्वेंशन। ये क्या है दोस्तों, ये साइन हुआ था 1998 में। उसके बाद ये इफेक्टिव कब से, 2004 से, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों ना, अगर मान लीजिए कोई हजार्डस केमिकल है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे मतलब ये कोई कंट्री और ये कंट्री ये यहाँ से इसके पास भेज रहा है, ठीक है, तो ये पूरा अवेयर करेगा कि कोई ऐसी कंपनी आपको केमिकल ना भेजे जो मतलब रिस्ट्रिक्ट हो या बैन हो, या फिर मतलब ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि टाइटली पैक हो सारी चीज़। अगर मान लीजिए केमिकल भेजता है और कहीं मतलब खुल गया, तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि नुकसान होता है ना हजार्डस केमिकल्स, इनके मतलब जो इम्पोर्टेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसमें कहा गया, साझा मतलब होता है। तो ये इफेक्टिव मतलब 2004 से है, और ये आपका रॉटरडैम कन्वेंशन इसको कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आई आ जाता है आपका दोस्तों स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये किस पे है दोस्तों, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इनको फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार मतलब इन्वायरमेंट में आ जाता है तो बहुत रेयर होता है ये खत्म हो, बहुत 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 दिन बाद, बहुत सालों बाद, शताब्दियों बाद थोड़ा बहुत इनका कुछ उखड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं, मतलब हमेशा रहता है, इसलिए इनको फॉरएवर कहा जाता है। तो इन्हीं से रिलेटेड मतलब ये कन्वेंशन है, ठीक है, रोकथाम के लिए। तो ये साइन 2001 में हुआ था, इफेक्टिव 2004 से ये भी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब ये न्यूक्लियर रिलेटेड है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ मतलब एनर्जी के लिए हो, मतलब पावर के लिए हो, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए इसको लाया गया। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है ना, और इसको एनपीटी भी कहा जाता है, नॉन प्रोलिफरेशन मतलब ट्रीटी, ठीक है। और ये साइन 1968 में हुआ था और 1970 से इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ मतलब पावर बनाने के लिए हो, ना कि वेपन्स बनाने के लिए हो, या फिर हो रहा है तो उसके रोकथाम के लिए, आगे ना बने उसके लिए, ये सब चीज़ें करती है मतलब एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक। उसके बाद क्या आ जाता है आपका यूएन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मतलब ये उन एरिया को कवर करते हैं जहाँ पे मतलब डेजर्टिफिकेशन हो रहा हो, या फिर मतलब भूखमरी हो, या फिर मान लो क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब जैसे कि मतलब ड्रॉट एरिया होता है ना, जो सूखा पड़ जाता है, वैसे एरिया को मतलब कॉम्बैट करने के लिए ऐसी चीज़ों को मतलब वैसे एरिया को कवर किया जाता है इसमें, ठीक है। ये कन्वेंशन में साइन 1994 में हुआ था और इफेक्ट में 1995 से, ठीक है। उसके बाद एक और होता है दोस्तों करप्शन के खिलाफ, ठीक है, ये भी 2003 में हुआ था ये साइन, और इफेक्टिव 2005 से। ये है UNCCC, जो हम लोग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन मतलब कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे। ये साइन 1992 से 1993 के बीच में हुआ है, और उसके बाद इफेक्टिव कब से, ये 1994 से, ठीक है। उसके बाद एन आ जाता है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। ये WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन तंबाकू कंट्रोल, मतलब तंबाकू से रिलेटेड ही है, मतलब उसके कंट्रोल के लिए, ठीक है। एडॉप्ट 2003 हुआ था, 2005 से ये इफेक्टिव है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन न्यूज़ के बारे में, ठीक है। ये जो न्यूज़ बात हो रहा है, जो इंडिया कह रहा है कि हम अपने जो मतलब टारगेट्स है उसको इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे आने वाले जो मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ मीटिंग होने वाली है नवंबर 2025 में, उसमें, ठीक है। अब इसमें ये जानना है कि उसका पुराना चल क्या रहा था। सबसे पहले अब COP30 जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, ये नवंबर 2025 में करीब 10 नवंबर को है ना, ये बेलम एक जगह है ब्राज़ील, वहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया क्या करेगा, अपना जो मतलब NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब NDC क्या होता है दोस्तों, हर कंट्री जो मतलब जिन्होंने मतलब इस ट्रीटी के थ्रू हैं, मतलब समझ रहे हो, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के थ्रू कन्वेंशन में, तो इसमें क्या है दोस्तों, हर कंट्री मतलब अपने टारगेट्स डिफाइन करता है, ठीक है। और वो टारगेट को मतलब वो कितना अचीव किया है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बताता है कि मतलब ये कितनी दूर तक पहुंच गए, हो पाएगा नहीं पाएगा, सारी चीज़ें रिव्यू होती हैं, ठीक है। तो ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, ये टारगेट्स कंट्रीज देती हैं खुद के लिए, ठीक है। मतलब कंट्रीज खुद के लिए देती हैं टारगेट, समझ रहे हो ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद NDC क्या है, ये किसके अंडर में आएगा, तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, और जो मतलब ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करने
करने के लिए, ठीक है, मतलब 1.5 से था पर लगभग 2 से कम ही करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस को कम करना इमिशन, ठीक है। और ये जो एनडीसी है हर 5 साल में अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए इंडिया का जो करंट एनडीसी कमिटमेंट है जो 2022 का अपडेट है, ठीक है। इसमें पहली चीज़ क्या इसने कही थी कि जो इमिशन इंटेंसिटी है मतलब जीडीपी, मतलब ये इकोनॉमिकली बात हो रहा है दोस्तों, समझ लीजिए ना दोस्तों। इमिशन इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे जीडीपी के एज पर जीडीपी मतलब इकोनॉमिकली हो रहा है इसमें बात, ना कि मतलब जो पर यूनिट इमिशन होता है ना, मतलब आप समझ लीजिए जो रिडक्शन ऑफ इमिशन वो उसकी बात नहीं कर रहे, जीडीपी की मेमोरी रिडक्शन की बात हो रहा है, ठीक है। इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% फ्रॉम 2005, ठीक है, लेवल बाय मतलब 2030 तक अपनाना है, और जो 2005 का लेवल है उससे 45% कम करना है, ठीक है। मतलब CO2 इमिटेड पर यूनिट ऑफ जीडीपी, नॉट ओनली मतलब ओनली इकोनॉमिक आउटपुट, नॉट नेट रिडक्शन इन इमिशन, ठीक, ध्यान रखना ये आप। उसके बाद दूसरा है आपका 50% ऑफ पावर कैपेसिटी, मतलब जो 50% कैपेसिटी 2030 तक हम लोग यूज़ करेंगे देश में, वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो, जैसे चाहे मान लीजिए आप पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे जो भी हो, जियो थर्मल एनर्जी हो, ठीक है। तीसरा हम लोग एक कार्बन सिंक तैयार करेंगे, मतलब आप समझ लीजिए जो कि 2.5 मिलियन से लेके मतलब बिलियन से लेके 3 बिलियन तक, मतलब जो टन CO2 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। कार्बन सिंक वो एरिया होते हैं जहाँ पे मतलब वो मतलब नेचुरली या आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकता है कार्बन सिंक, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब मतलब ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ठीक है, इसीलिए कार्बन सिंक आता है। इतना मतलब हम लोग इक्विवेलेंट मतलब फॉरेस्ट या ट्रीज के थ्रू मतलब बनाएंगे, ठीक। उसके बाद इसमें इशू क्या आ रहा है इस बार की जो मीटिंग में, इस बार के इशू क्या आ रहा है, एक तो सबसे पहला इशू है यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया पेरिस एग्रीमेंट से, ठीक है। उसको बोलता है ये क्लाइमेट चेंज कुछ होता आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी अपना सही से डाटा दे नहीं रहा, चाइना भी नहीं दे रहा, बोला ये हम अपडेट करके बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, सभी लोग अगर अपना एनडीसी अचीव भी कर लेना तब भी जो दुनिया है वो 3 डिग्री सेल्सियस मतलब बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब इसकी तरफ जा रहा है। हम लोगों ने टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के कर रखा था, पर ये चाहे कुछ भी कर लो इतना तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो यही कुछ था इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखिएगा दोस्तों है। इसके बाद सेकंड न्यूज़, जो सेकंड करंट अफेयर है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या मोदी जी ने मतलब ट्रांसफ़र किए, मतलब करने वाले हैं 10,000 मतलब हर एक औरत को, मतलब जो बिहार की एलिजिबल और मतलब लेडीज़ होंगी, वुमेन होंगी, उनको 10,000 रुपये में दिया जाएगा, करीब 75 लाख वुमेन्स को, ठीक है। बिहार की एक जॉब स्कीम के अंडर। अब ये स्कीम कौन सी है, तो ये है दोस्तों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसकी बात हम लोगों ने तब किया था जब मतलब सेक्रेटेरिएट से मतलब इसका वो हो गया था, मतलब अप्रूव हो गया था, तब बात किए थे हम लोग, ठीक है। और मेन बात है अभी चुनाव भी आ रहा है तो थोड़ा सा क्या है ना उस चीज़ के लिए भी हो रहा है, ठीक है। अब 10,000 अमाउंट रुपये से होगा क्या बिजनेस, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर चलो ठीक है, ठीक है। अब ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत होगा क्या, ये इससे वुमेन्स को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो मतलब खुद से मतलब खुद का मतलब अपनी चॉइस का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकें, मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, 10,000 रुपये का, ठीक है। किसको दिया जाएगा, 75 लाख वुमेन्स को दिया है, मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा शायद मतलब आए थे एप्लीकेशन पर 75 लाख वुमेन को सेलेक्ट किया गया है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब अकाउंट में आएगा, मतलब ये समझ लीजिए धांधलीबाजी तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, 18 से 60 साल की उम्र की लड़की हो, मतलब औरत हो, ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली आप समझ रहे हो ना, जैसे न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिंगल, मतलब माता मतलब पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, बच्चे हों, ठीक है, जो उनके ऊपर डेवलप हो, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट हो, ठीक है, छोटी सी फैमिली। और जॉइंट तो जॉइंट समझ ही रहे दोस्तों, तो न्यूक्लियर फैमिली की जो औरतें होंगी उनके लिए, ठीक है, 18 से 60 साल की उम्र की, ठीक है। और वो कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करती हों। उसके बाद जो ऑर्फन है, मतलब जो जिनका कोई नहीं है, वो भी मतलब इसमें कवर किए हैं। और सबसे मेन प्रायोरिटी जाएगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा इसके तहत, मतलब किसके तहत, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और उसके अलावा एक जीविका मतलब ये जीविका एक प्रोजेक्ट चलाया गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए मेंबर्स का, वुमेन्स का, ठीक है, उनको छोटा मतलब इकोनॉमिकली हेल्प करके उनको बूस्ट अप करने के लिए छोटे छोटे बिजनेस में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल होंगे इस मतलब क्या बोलेंगे इसके, इस हेल्प के लिए, फाइनेंशियली असिस्टेंस। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 10,000 रुपये है ना, ये एक ग्रांट है, ग्रांट समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये वापस नहीं करना है, ठीक है। पर अगले 6 महीने 10,000 जब दे देगी सरकार तो 6 महीने बाद इसका मतलब रिव्यू किया जाएगा, लोग आएंगे देखेंगे मतलब कैसा चल रहा है बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो उसको अगले 6 महीने बाद मतलब 2 लाख की और मदद मिल जाएगी ताकि और एक्सपेंड करें बिजनेस, ठीक है। ये वापस करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रांट है, मतलब एक तरह से मदद, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए छोटा सा अमाउंट, ठीक।
उसके बाद छोटा बिजनेस करने के लिए। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर आपका दोस्तों, राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को। अब बस इसमें इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा कहानी थोड़ी ना फैलाना हम लोग को। एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब जो इंडिया डिफेंस मतलब जो हथियार बनाएगा, पहला ऐसा फैसिलिटी जो इंडिया ने बाहर बनाया हो तो वो मोरक्को में खोल रहा है, ठीक है। अब मोरक्को के लिए बहुत फायदा हो जाएगा, जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद मतलब हमारे लिए तो वो कुछ खरीदेगा भी हमारे वेपन। उसके बाद मोरक्को जो है ना दोस्तों, ये आपका समझ लीजिए, एक सेकंड में आपको मैप में दिखाता हूँ। मोरक्को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो अफ्रीका आपको दिख रहा है ना, ये मोरक्को है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए यूरोप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मोरक्को है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप समझ लीजिए, मतलब पूरे अफ्रीका के लिए। उसके अलावा आप ऊपर जो है यूरोप, उसके साथ आप बिजनेस क्या कर सकते हैं। ये तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसके नीचे वेस्टर्न सहारा है, इधर अल्जीरिया है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप जान लीजिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और इधर तो मेडिटेरियन सी, मतलब बहुत सही लोकेशन है। मतलब इंडिया अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है ना। मतलब यूरोप भी और अफ्रीका भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब ये ध्यान रख लीजिए, ये कौन सा लोकेशन है, तो ये बेरीचीड एक जगह है जहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटी खुल रही है इंडिया की पहली, जहाँ पे मतलब वो इंडिया मतलब अपने हथियार बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जाए, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, मतलब TSL और DRDO दोनों ज्वाइंटली मिलकर स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। और इससे सबसे मेन काम है साउथ साउथ कॉपरेशन को इन्हेंसमेंट मिलेगा, मतलब प्रमोशन होगा। जैसे इंडिया अफ्रीका साउथ साउथ में, तो उनका कॉपरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है, 71st नेशनल अवार्ड अनाउंस हो रखे हैं दोस्तों 2025 के। 2023 की फिल्मों के लिए दिया गया है इन्हें, ठीक है। कौन कौन क्या क्या है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, पर एक बार और कर लेते हैं ताकि याद रह जाए। तो सैम बहादुर इनको इस मूवी को मिला है दोस्तों बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद बेस्ट डायरेक्शन के लिए किसको मिला है दोस्तों, तो ये सुदीप्तो सेन है, जो कि केरला स्टोरी मूवी बनाई थी, ठीक है। ये डायरेक्टर है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन सी है, द गिद्ध द स्कैवेंजर्स, ठीक है। और ये हिंदी में है। उसके बाद बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कौन सी है दोस्तों, तो ये नाल 2 है, तो ये 2 है दोस्तों, है ना, मराठी मूवी है। उसके बाद बेस्ट एक्टर, ये पहली बार मतलब शाहरुख खान को पहली बार नेशनल अवार्ड मिला जवान मूवी के लिए। और विक्रांत मैसी को भी पहली बार मिला है 12th फेल के लिए, ठीक है। और बेस्ट फीमेल एक्टर कौन बनी है, एक्चुअली क्या है, एक्ट्रेस या कुछ नहीं होता दोस्तों, एक्टर होता है, या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। तो मेल में 2 को मिला है, SRK हो गया और विक्रांत मैसी। और फीमेल में किसको मिला, रानी मुखर्जी। कौन सी मूवी के लिए, मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। अब हम लोग के लिए जानना क्या जरूरी है, सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये स्टार्ट हुए थे 1954 में दिया गया था। कौन सी मूवीज़ के लिए, जो 1953 में रिलीज हुई थी, ठीक है। तो स्टार्ट कब से हुआ था, 1954, ध्यान रखिएगा। और दिया किसके लिए गया था, 1953 में जो भी मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में स्टेट अवार्ड्स भी कहा जाता था, ठीक है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले मतलब 2 प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिए जाते थे, 2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिए जाते थे, और 12 जो रीजनल फिल्म होती थी ना, उनको मतलब सिल्वर मेडल दिए जाते थे, 12 सिल्वर मेडल, ठीक है, रीजनल फिल्म के लिए, ठीक। उसके बाद 3 सेक्शन में इनको डिवाइडेड किया गया। तो फीचर फिल्म्स हो गए, आप जो मतलब रेगुलर बेसिस पे होते हैं। नॉन फीचर फिल्म में जैसे शॉर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज उनमें उनको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद एक होता है बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, इसमें बुक्स हो गए या क्रिटिक्स हो गई, इन सबको रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन किया था, तो एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई थी दोस्तों 1973 में। ये बॉडी बनाई गई थी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ये किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और तो तभी से 1973 से ही ये नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इसको मतलब एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। और इसमें जो ज्यूरी है दोस्तों, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो मूवीज़ को मतलब अवार्ड मिलता है, मतलब फीचर और नॉन फीचर फिल्म के लिए बस, ठीक है। इसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीचर और नॉन फीचर फिल्म के लिए है ये। तो जो ज्यूरी अपॉइंट होते हैं, ये कौन करता है, ये NFDC के द्वारा किया जाता है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ये ज्यूरी। और यही ज्यूरी डिसाइड करते हैं किसको मतलब नेशनल अवार्ड मिलेंगे। और ये जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप 5th न्यूज़ आ जाएगा। 5th न्यूज़ और करंट अफेयर है दोस्तों, बैलन डी ओर अवार्ड। ये वनडे एग्जाम के लिए आप लोग ध्यान रखिए, और वैसे भी कर लीजिए, पूछ सकता है। तो वनडे ये हुआ कहाँ है, पता, ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, तो पेरिस में, फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मैन और वुमेन में देख लीजिए, मैन यही इंपॉर्टेंट है, मैन में मिला है ओस्मान डेम्बेले, और वुमेन में मिला है ऐताना बोनमाटी, ठीक है। 3 टाइम लगातार, 3rd टाइम 2023, 24 और 25 में मिला। और सबसे ज़्यादा बैलन डी अवार्ड किसी ने जीता है तो वो है मतलब मेस्सी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर। ये है NBD, ये क्या है दोस्तों, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो न्यूज़ चैनल हैं या फिर मतलब उससे रिलेटेड जो भी हैं उनका और गवर्नमेंट के बीच में मतलब एक मतलब ब्रिज का काम करते हैं, सामंजस्य बैठाने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं द्वारा मतलब इन्हीं का जो अभी नया मतलब चेयरमैन चुना गया है वो है रजत शर्मा, और दोबारा री इलेक्ट हुए। इनको पद्म विभूषण भी मिला था, आज की अदालत है ना, तो उनके वही चला, उसमें जो आते हैं मेन वही हैं ये,
ठीक है। पद्म भूषण इनको 2015 मिला था, किसको, राजेश शर्मा को, ठीक है। और इसकी स्थापना 3 जुलाई 2007 में हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, एक तरह से ब्रिज का काम करता है गौरव सरकार और इन मतलब न्यूज़ एजेंसीज और मतलब चैनल्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। ये है आपका हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। जैसे हुरून मतलब दुनिया का मतलब वेल्दियस्ट स्टेट या फिर वेल्दियस्ट कंट्री या वेल्दियस्ट पर्सन के लाता है रिपोर्ट, ये इंडिया वाला है, हुरून इंडिया उसी का ब्रांच है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025। इसके तहत क्या स्टेट और सिटी के मतलब रैंकिंग दी गई है कि किसमें सबसे ज़्यादा मिलेनियर है। तो स्टेट वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक है। और सिटी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुंबई में है, उसके बाद नई दिल्ली में है, उसके बाद आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। और हुरून इंडिया 2012 में स्थापना हुई थी इसकी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है आपका दोस्तों CPCB। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अभी इसका 51st फाउंडेशन डे मनाया गया है दोस्तों, ठीक है, 2025 में 22 सितंबर को, ठीक है। अब ये एक स्टेटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के थ्रू आई, तो वो एक्ट है दोस्तों वाटर एक्ट 1974, मतलब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन 22 सितंबर 1974 को हुआ था। एक्ट तो आपने देख लिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन वीर विक्रम यादव, इतना ही ध्यान रखिए आप दोस्तों, ठीक है। और 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर आपका दोस्तों हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है मतलब बन रहा है, तो ये प्रोजेक्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे मतलब 200 मतलब इसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट की है और ये यारजेप रिवर पे बनाया जा रहा है दोस्तों। तो यारजेप रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सियोम रिवर की, इस पर भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और सियोम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, तो सियांग रिवर की है दोस्तों। सियांग रिवर मतलब ब्रह्मपुत्रा का ही नाम मान लीजिए या फिर सियांग रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए टाटो फर्स्ट हाइड्रो पावर, ये 186 मेगावाट की, ये भी आरजेप रिवर में अरुणाचल प्रदेश में ही बन रही है, ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है आपका दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इसमें मतलब इंडिया के कोई रैंक है नहीं, मतलब कोई मेडल ही नहीं जीता, इसीलिए ज़्यादा मैंने इसको इलेबोरेट नहीं किया, बस इतना जान ली USA नंबर 1 पे है, केन्या 2 पे है और कनाडा 3rd पे है, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू।